हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम आ जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रहा है, लेकिन प्रयास किया गया है कि फिर से कंटिन्यू किया जाए। और अगर आपको नहीं मिल पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जितना भी पुराना कंटेंट था जो छूटा है उसी को लेकर के हम फिर से आपके साथ हाजिर हैं करंट अफेयर के साथ, जो कि आपको छोटे छोटे एग्जाम जो अभी पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आपसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से, उसी को लेकर के हम लोग चले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऊंची उड़ान जो कई तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक के थीम क्या क्या है हमारे टॉपिक के लिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जरा गौर करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मई 2025 में प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र, याद रखिएगा, भारत के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र वाले पर्वतारोही कौन बने। याद रखिए, पर्वत पर चढ़ने वाले। इनका टारगेट है कि 7 समिट चैलेंज, यानी कि जो 7 महाद्वीप है उस महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ना है। यानी उन 7 महाद्वीपों के ऊंची चोटी चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो बने हैं वो कौन बने, जरा गौर करिए। उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, हैदराबाद तेलंगाना के। 16 साल 6 महीने और 27 दिन के उम्र में इन्होंने ये पूरा किया है। 7 समिट चैलेंज का मतलब होता है जिसमें से 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ना है। 2011 में 15 साल और 5 महीना और 12 दिन के उम्र में अमेरिका पर्वतारोही एक थे, अमेरिकी पर्वतारोही जिसका नाम था जॉर्डन रेमरो, उन्होंने यह रिकॉर्ड कर लिया है। यानी कि दुनिया के पहले व्यक्ति जो हैं वो अमेरिका से हैं और उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉर्डन रेमरे। और अगर बात करेंगे भारत से तो भारत के कौन, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। और इन्होंने जो ये हासिल किया है, ये दुनिया के दूसरे मतलब एक व्यक्ति बन गए और भारत के लिए ये पहले बन गए जो इतनी कम उम्र में पहुंचे। अब सवाल आता है कि ये फतह हासिल उन्होंने किया है। अब सवाल है कि सर कौन कौन सा ऐसा माउंटेन है, ऊंचाई है जो हर महाद्वीप में अलग अलग है, तो इसको हमने क्रम वाइज सजा दिया है। एशिया में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर हम बात करेंगे यूरोप का, तो यूरोप का है माउंट एल्ब्रस, जिसकी हाइट है 5,642 मीटर। आई होप थोड़ा सा हुचकी आ रही है, माइंड मत करिएगा इसको। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो कि 5,895 है। उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली जो कि 6,194 है। दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ 6,961 है। अंटार्कटिका में माउंट विंसन जिसकी हाइट 4,892 है। ये सॉरी अमेरिका का बात कर रहे हैं, ये अंटार्कटिका का है। और ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसियोस्को ये कि 2,288। एक बार हम फिर से आपसे बात कर लेते हैं। एशिया की सबसे हाइट माउंट एवरेस्ट, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका माउंट डेनाली, दक्षिणी अमेरिका का एकांकागुआ, अंटार्कटिका का माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियोस्को है। आप इसको हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है वो आर्थिक क्षेत्र इसके लिए बनाया गया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। आर्थिक क्षेत्र आप जानते होंगे जहां पर मतलब शुल्क वगैरह बहुत कम ली जाती है, इंडस्ट्री संबंधित ऐसे क्षेत्रों को विकास किया गया है। नवापुर रायपुर छत्तीसगढ़ में ये जो SEZ है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग नाम देते हैं, सॉरी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो 6 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसका आधुनिक तकनीक से लैस होगा और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वर्ग फीट का डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना का विकास रैक बैंक डेटा सेंटर एक प्राइवेट लिमिटेड है इंदौर में, उसके द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो काम किया जाएगा वो रैकबैक डेटा सेंटर है, उसके द्वारा किया जाएगा। और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नरेंद्र सेन है। यानी कहने का मतलब आप ऐसा समझिए कि भारत में पहला एआई जो आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनता है
अब सवाल आता है सर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको एसईजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वह किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र है जहां प्रायः शुल्क मुक्त होता है, यानी कि रियायतें होती है। यहां मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार को पैदा करने के लिए, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात को सोच करके कि यहां पर हमें बिजनेस जो करना है वो पूरी तरह से रिलेबल होकर करना, मतलब एकदम टैक्स फ्री एक तरह से रहता है और व्यापार करने में उसे आसान होगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित, यानी पहला जो भारत में एसईजेड जो ओपन हुआ था, जिसको ईपीजेड कहते हैं, उसके पर्पज से उद्देश्य कांडला गुजरात में ये ओपन किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक होता है 29 मई को। इसके अवसर पर मरणोपरांत कितने भारतीयों को डैग हैमर सोल्ट, याद रखिएगा, पदक मिलता है? ये अमेरिका के सैनिकों के लिए ये सम्मान दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस पे इसको मरणोपरांत, अमेरिका बोल रहे सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये दिया जाता है। दुनिया के वे सारे सैनिक जिन्होंने अपनी बहादुरी के साथ लड़ा है, जिन्होंने अपनी बहादुरी पूरी दुनिया को दिखाया है, ऐसे व्यक्तियों को डैग हैमर सोल्ट पदक 2025 में सम्मानित किया और ऐसे सम्मानित करता है। तो ये सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सैनिकों के लिए जो मनाया जाता है, उसके मरणोपरांत 2 भारतीय सैनिक ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यूएनडीएफ, और हवलदार संजय सिंह, संयुक्त राष्ट्र कांगो स्थिरीकरण मिशन, यानी कि कांगो के स्थिरीकरण के मिशन में उन्होंने रोल प्ले किया था और एक संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के तौर पे उन्होंने काम किया था। ऐसे व्यक्तियों को डैग हैमर सोल्ट पदक से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना 2000 में की गई और ये इसलिए किया गया ताकि दुनिया में शांति, अमन, चैन की एक मिसाल दी जा सके कि ऐसे कोई काम जहां पर किसी तरह का मानव के खिलाफ करतूत किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए लाया गया। और ये पुरस्कार इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के परिचालन, नियंत्रण और अधिकार तहत शांति अभियानों के सेवा के दौरान अपना जान गंवा दिया था। इस वजह से क्या क्या यूएन ने इन्हें सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में यह जो है उस दिन शांति सैनिकों की स्मृति में मनाया गया और कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाई संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता, सुरक्षा और शांति लाने के लिए ये योगदान को मान्यता देता। इसका पूर्व जो था संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इसका जो नाम पढ़ा है वो एक थे पूर्व जिसका नाम डैग हैमर सोल्ट उनके नाम पे रखा गया था, जिनका वर्ष 1961 में शांति मिशन के दौरान एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से जो है उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में वर्दीधारी कर्मियों का चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। यूएन की स्थापना 1945 में जानते होंगे और वर्तमान जो सचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुख्यालय पता ही होगा, न्यूयॉर्क है। 5 इसके यूएनएससी मतलब जो क्या बोलेंगे यूएनओ है, वो यूएनओ का टोटल पता होगा कि 6 ऑर्गन थे, जिसमें से एक ऑर्गन न्यास परिषद अब काम नहीं करता है। 5 ऑर्गन है वर्तमान में, बाकी सबका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क ही है। एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, उसका हेडक्वार्टर हेग है, नीदरलैंड में जो हेग है ना, उसको अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी सब का जो है, जैसे सुरक्षा परिषद है, महासभा है, फिर उसके बाद सचिवालय है, फिर उसके बाद आप चलेंगे तो आपका क्या नाम है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्लस क्या नाम है आर्थिक विकास के लिए जो है बना हुआ क्षेत्र है वो। तो उन सब का हेडक्वार्टर 5 में से 4 का जो है वो न्यूयॉर्क है, 5 क्या 6 का आप कह सकते हैं, 6 में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, बाकी 1 का जो हेडक्वार्टर वो हेग है। और अगर बात करेंगे अस्थायी सदस्य का, तो अस्थायी सदस्य जो है वो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। शेष जो है 10 देश अस्थायी सदस्य जो कि हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी तक कुल इसका 8 बार जो है वो क्या हो चुका है कि सदस्यता ले चुका है अस्थायी का, और सबसे अधिक अस्थायी सदस्यता जापान को 11 बार मिल चुका है। 11 बार जापान को सबसे अधिक अस्थायी सदस्यता मिल गया है। वर्तमान में इसके 193 देश है। 193 देश जो था वो दक्षिणी सूडान था। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन था। मेरा थोड़ा सा तबीयत
नहीं सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि थोड़ा सा ही सही लेकिन आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया जाए, नहीं तो गैप होने की वजह से थोड़ा सा बात नहीं बन पाती है। माफ़ी चाहेंगे, हम कल से और बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए। ऊंची उड़ान वादा सफलता का।